दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन रिसर्च करने के बाद वापस धरती पर किस तरह से आएगा? क्या इसरो ने इसे वापस धरती पर लाने का कोई प्लान बनाया है या फिर यह चांद पर ही रह जाएगा या फिर यह चांद की कक्षा में जाकर चारों ओर घूमता रहेगा? तो इसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सबसे महत्वपूर्ण मून मिशन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी और उसके कुछ घंटों के बाद विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर रिसर्च करने लगा था, जबकि चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। और इसी बीच प्रज्ञान रोवर चांद पर अपनी रिसर्च को भी पूरा कर लेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह से डेटा को इकट्ठा करेगा और विक्रम लैंडर को भेजेगा और विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर द्वारा एकत्रित डेटा को पृथ्वी पर मौजूद इसरो के साइंटिस्टों को भेजेगा। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 14 दिन के बाद क्या होगा? क्या चंद्रयान 3 को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा या फिर चांद पर ही छोड़ दिया जाएगा? ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि चांद से पृथ्वी पर वापस कैसे आया जाता है। जबकि चांद से वापस अमेरिका और चीन, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद से वापस आए हैं। और जब चीन से पहले अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने यह तब किया था जब वो अपोलो 11 मिशन के द्वारा चांद पर पहली बार इंसानों को भेजा था। साल 1969 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 11 जुलाई को सैटल 5 रॉकेट से अपोलो 11 के स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा था और 21 जुलाई 1970 के दिन यह सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया था, जिसमें से एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और इस मूवमेंट को नासा ने लाइव स्ट्रीम करके पूरी दुनिया को दिखाया था। ये एस्ट्रोनॉट चांद पर 21 घंटे 36 मिनट तक रहे थे, जबकि इनका और एक साथी यानी तीसरा एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिक कमाल मॉड्यूल में बैठकर चांद की चक्कर लगाते हुए इनका इंतजार कर रहा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सबसे कठिन बात तो यह थी कि धरती पर वापस जाना अभी भी बाकी था। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट ने चांद की सतह और मिट्टी के नमूने लिए और अपने मिशन को पूरा करते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट लैंडर मॉड्यूल ईगल में बैठकर चांद की सतह से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले उन्होंने एसेट इंजन से डिसेंट इंजन को अलग कर लिया, क्योंकि इसके लैंडर को कुछ इस तरह से फिट किया गया था कि डिसेंट इंजन का काम था चांद की सतह पर उन्हें सही सलामत उतार देना और एसेट इंजन का काम था उन्हें वापस चांद की कक्षा में ले जाना। यानी डिसेंट इंजन का काम यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसी वजह से उसे चांद पर ही छोड़ दिया गया। उसके बाद एसेट इंजन ने अपना काम शुरू कर दिया और चांद के वातावरण को चीरता हुआ चांद की कक्षा में घूम रहा स्पेसक्राफ्ट का कमाल मॉड्यूल कोलंबिया में जाकर जुड़ गया, जो कि पहले से ही चांद की कक्षा में घूम रहा था। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने कमांड मॉड्यूल में चले गए और धरती के लिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट का वजन कम करने के लिए कमांड मॉड्यूल का एसेट मॉड्यूल से अलग होकर उसे चांद की कक्षा में ही छोड़ दिया। और पायलट माइकल कॉलिक्स ने कमांड मॉड्यूल का इंजन स्टार्ट किया और अर्थ की इंजेक्शन फेज की शुरुआत की, जिसमें से ये स्पेसक्राफ्ट चांद की गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर धरती की ओर बढ़ने लगा और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने से पहले एस्ट्रोनॉट ने स्पेसक्राफ्ट के सब मॉड्यूल से अलग होकर उसका वजन को हल्का कर दिया और हवा को चीरता हुआ जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में या इंटर हुआ तो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स की वजह से वह तेजी से धरती की ओर आने लगा और इसी बीच घर्षण की वजह से उसमें काफी ज्यादा गर्मी पैदा हुई। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के बाहरी दीवारों पर हीट रेजुलेशन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और जब अपोलो 11 धरती के वातावरण में इंटर हो रहा था तब इसके नीचे घर्षण की वजह से इसमें आग जल रही थी, लेकिन अंदर में मौजूद एस्ट्रोनॉट को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी वे सही सलामत थे। जबकि स्पेसक्राफ्ट अपनी न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें से एक पैराशूट निकला, जिसकी वजह से इसकी स्पीड को कम कर दिया और यह प्रशांत महासागर में जाकर सेफली लैंड हो गया, जहां पर नासा का टीम ऑलरेडी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। इस तरह से नासा का कमाल मॉड्यूल ने चांद से पृथ्वी तक का सफर तय किया था और अमेरिका वह पहला देश बन गया जिसने सबसे पहले इंसानों को चांद पर भेजा था। और अब बात करते हैं चीन की, जिसने साल 2020 में अपना मून मिशन किया था, जिसका काम था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और अपने रोबोटिक मशीन की मदद से मून सोइल की सैंपल को कलेक्ट करना। लूनर सैंपल को कलेक्ट करने के बाद एसेंडर इंजन ऑन हुआ और चांद के ऑर्बिट में घूम रहा ऑर्बिटर से जुड़ गया और सैंपल वाला कैप्सूल ऑर्बिटर में जाकर ट्रांसफर हुआ और लैंडर से ऑर्बिटर अलग हुआ और धरती की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही धरती की वातावरण में प्रवेश होने से पहले उसके पीछे वाला हिस्सा अलग हो गया और आगे वाला हिस्सा वातावरण को चीरता हुआ धरती की एक निश्चित ऊंचाई पर आकर उसका पैराशूट खुल गया और वह चाइना के मंगोलिया में लैंड हुआ। उसके बाद चीन के स्पेस एजेंसी उसे रेस्क्यू करके उस लैंडर कैप्सूल को कलेक्ट कर लिया और इस तरह से चीन भी चांद से धरती तक का सफर तय किया। और अब बात करते हैं हमारे चंद्रयान 3 की, जो कि चांद से वापस आने के लिए नहीं बनाया गया, यानी उसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया गया था कि वह वापस धरती पर आ सके। यह मिशन केवल 14 दिनों का था, उसके बाद वह चांद पर ही रहकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चंद्रयान 3 का काम सिर्फ डेटा कलेक्शन का था, सैंपल कलेक्शन का नहीं था, इसीलिए उसे चांद पर से वापस नहीं लाया जाएगा। मान लो अगर भारत फ्यूचर में इंसान या फिर सैंपल कलेक्शन का मिशन करता है तो वह अमेरिका और चीन की तरह ही रूट अपनाएगा। इसके अलावा और एक तरीका है चांद से वापस पृथ्वी पर आने का, यानी एक
स्पेस शटल के आकार का एक एयरप्लेन होता है जो चांद से सीधे धरती पर वातावरण को चीरता हुआ एरोप्लेन की तरह एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस स्पेसक्राफ्ट के नीचे भी हीट रेजुलेशन ब्लॉक का इस्तेमाल काफी मात्रा में किया जाता है। आई होप इससे आप समझ गए होंगे कि चांद पर से पृथ्वी पर कैसे आया जाता है और चंद्रयान 3 जो कि चांद से पृथ्वी पर वापस नहीं आने वाला है।